सीरीज की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि एक पुरानी कहानी के मुताबिक बहुत समय पहले जादुई तलवार ने अपने लिए एक लड़की को चुना। तब कुछ लोगों ने उस लड़की को शैतान कहा तो कुछ लोगों ने उसे राक्षस कहा और किंग आर्थर के बजाय उस जादुई तलवार ने क्वीन को चुना। अब हमें इस कहानी की मेन कैरेक्टर नीमियो को दिखाया जाता है जो बेहोशी की हालत में नदी में डूब रही होती है और उसके शरीर पर 2 तीर लगे होते हैं जिसकी वजह से नदी का पानी उसके खून से लाल हो जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम नीमो को देखते हैं जो एक घोड़े की सवारी करते हुए अपने फे कबीले के तरफ जा रही होती है। तभी रास्ते में एक पंछियों के झुंड को देखती है जो आसमान में एक अजीब सी आकृति बना रहे होते हैं। इसके बाद नीमियो अपने कबीले पहुंचकर अपने दोस्त स्क्विरल से मिलती है जो इसी कबीले में अकेला रहता है और वो छोटी मोटी चोरियां करके अपना काम चलाता है। तभी वहाँ से गुजर रही एक औरत नीमियो को विच कहकर बुलाती है जो सुनकर स्क्विरल को गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो उस औरत पर चिल्लाते हुए वहाँ से जाने को कहता है। दरअसल जब नीमियो बहुत छोटी थी तो उस पर एक काले भालू ने हमला कर दिया था और उसके पीठ पर पंजे से वार करके घायल कर दिया था और इस घटना के बाद से ही कबीले वालों को लगता है कि नीमो को श्राप लग गया है और उसे बुरी शक्तियों ने अपने वश में कर लिया है। इसी वजह से पूरे कबीले में उसकी मां लेनोर और उसके दोस्त स्क्विरल और पिम को छोड़कर कोई उसे पसंद नहीं करता था। अब इसके बाद नीमो आज शाम होने वाले अग्नि संस्कार के लिए कुछ फूल लेने जंगल में जाती है जिस दौरान यहाँ एक हिरन नीमो के पास आकर उसे फेक क्वीन कहकर बुलाती है और उससे ये भी कहती है कि मौत अंत नहीं है, उसे खोजो और उनकी मदद करो, उन्हें बचाओ। जिस पर नीमो हिरन से सवाल करती है कि तुम किसको बचाने की बात कर रहे हो, लेकिन तभी एक तीर उस हिरन को आकर लगता है जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। जो तीर कबीले के ही 2 लड़कों ने उस हिरन का शिकार करने के लिए मारा था। अब उनमें से एक लड़का नीमू को बुरा भला कहने लगता है कि उसके अपने पिता उसे छोड़कर चले गए क्योंकि वो एक शापित विच है। जो सुनकर नीमू को बहुत गुस्सा आता है, इसलिए वो अपने जादू का इस्तेमाल करके उस लड़के के लकड़ी से बने हुए धनुष को कंट्रोल करके उस पर ही हमला कर देती है और इसी दौरान नीमू को अपने पास में हुई सभी बुरी घटनाएं याद आने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पर नीमू की मां लेनोर आकर उसे शांत कर देती है। अब इसके बाद वो दोनों शाम को अग्नि संस्कार में पहुंच जाते हैं जहाँ कबीले के एक स्काईफॉल का अंतिम संस्कार किया जा रहा होता है। स्काईफॉल दरअसल कबीले के उन लोगों को कहा जाता था जिनके पास जादुई शक्तियाँ होती है। अब कबीले के प्रधान पुजारन होने की वजह से लेनोर संस्कार शुरू करती है और वहाँ मौजूद सभी स्काईफॉल्स के भेंट चढ़ाने के साथ ये संस्कार पूरा हो जाता है जिसके बाद सूर्य ग्रहण होता है और फिर जादुई आत्माएं अंगारों के रूप में प्रकट होकर नीमू को कबीले की नई प्रधान चुनती है। लेकिन ये कहकर वहाँ मौजूद बाकी स्काईफॉल्स इसका विरोध करते हैं और ये देखकर नीमू कहती है कि मुझे प्रधान नहीं बनना, जो कहकर वहाँ से चली जाती है। अब वापस आने पर नीमू अपने दोस्त पिम को बताती है कि वो ये कबीला छोड़कर जा रही है। पिम उसे ऐसा ना करने के लिए बहुत समझाती है, लेकिन जब नीमू अपना फैसला नहीं बदलती तो वो भी नीमू के साथ जाने का फैसला करती है क्योंकि पिम की माँ उसकी शादी एरन नाम के एक मछुआरे से करना चाहती थी जो पिम को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम रेड पैलाडिन्स के लीडर फादर कार्डन को देखते हैं जो एक छोटे बच्चे को समझा रहे होते कि भगवान की बनाई हुई इस खूबसूरत दुनिया में कुछ बुरी आत्माएं हैं जो कभी शैतान के रूप में तो कभी इंसान के रूप में तो कभी किसी बच्चे के रूप में छिपी रहती है। जिसके इतना कहते ही वो एक पत्ते को उस बच्चे के हाथ से छूता है जिससे उसका हाथ का रंग भी पत्ते की तरह हो जाता है क्योंकि उस बच्चे में जादुई शक्तियाँ थी। और ऐसा होने पर रेड पैलाडिन्स उस बच्चे को भी उसके परिवार के साथ जिंदा जलाकर मार देते हैं। अब सीन वापस फे कबीले की तरफ शिफ्ट हो जाती है जहाँ कुछ लोग मूनविंग कबीले के घायल लड़की को लेनोर के पास लाते हैं जिसके बाद वो लड़की उसे बताती है कि रेड पैलाडिन्स ने उनके सारे कबीले को जला दिया है और सारे लोगों को मार भी डाला है। साथ ही अब लेनोर को पता चलता है कि रेड पैलाडिन्स अब उनके कबीले की तरफ बढ़ रहे हैं, जो जानकर अब उसके कबीले वाले लेनोर से सवाल करते हैं कि आखिर क्यों किंग उतर हम फे लोगों को रेड पैलाडिन से नहीं बचा रहे। जिसका जवाब देते हुए लेनोर कहती है क्योंकि उनके दरबार में हमारी बात करने वाला हमारा कोई दोस्त नहीं है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम जादूगर मर्लिन को देखते हैं जो फे जाति का होता है और वो किंग उतर का खास सलाहकार होता है। यहाँ पर किंग उतर मर्लिन पर चिल्लाते हुए कहते हैं कि हमारे राज्य में सूखा पड़ रहा है और इसीलिए मैंने तुम्हें जादू से बारिश करवाने के लिए कहा था, लेकिन तुमने अभी तक कुछ भी नहीं किया। लगता है कि ये अफवाह सच है कि अब तुम्हारा जादू खत्म हो चुका है। इसलिए मर्लिन बारिश करवाने के लिए थोड़ा और समय मांगकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन बाहर आने पर इसे कई सारे पंछी एक गोल घेरे में मरे हुए दिखाई देते जो मर्लिन के लिए एक जादुई इशारा था। और फिर मर्लिन बड़बड़ाते हुए कहता है कि एक जादुई बच्चा, एक नया दिन और एक भयानक लड़ाई, जिसके साथ ये सीन यहीं पर कट हो जाती है। अब सीन वापस निमुन पर शिफ्ट होता है और जब निमुन पिन के साथ बंदरगाह पर पहुंचती है तो वहाँ उसे पता चलता है कि उसे जिस जहाज से यहाँ से जाना था वो कल ही यहाँ से जा चुका है और
अब वो वापस 6 महीने बाद ही लौटेगा। इसलिए अब नीमू निराश होकर अपने कबीले की तरफ वापस जाने लगती है। इसी दौरान रास्ते में उसकी मुलाकात आर्थर से होती है, जो एक तरह से रेड पैलेडिन्स का गुलाम होता है, क्योंकि उसके पिता मरने से पहले उसके ऊपर काफी कर्जा छोड़कर चले गए थे और गुलामी करके वो ये कर्जा चुका रहा होता है। इसके बाद वो लोग एक शराब खाने में जाते हैं, लेकिन बाद में आर्थर के कुछ रेड पैलेडिन साथी आकर नीमू को परेशान करने लगते हैं। इसलिए अब नीमू उन्हें खेल की चुनौती देती है, जिसमें अपने जादू की मदद से जीत जाती है। लेकिन इसे रेड पैलाडिन समझ जाते कि नीमू एक विच है, इसलिए नीमू अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग जाती है और अब वो लोग नीमू का पीछा करने लगते हैं। लेकिन फिर आर्थर उनकी जंगल में छुपने में मदद करता है, जिसके बाद वो भी नीमू के साथ उसके कबीले में जाने का फैसला करता है। अब रात हो जाने की वजह से वो लोग जंगल में एक जगह पर आग जलाकर वहीं रुकते हैं, जहाँ अब नीमू को अचानक से कुछ विजन्स आने लगते हैं, जहाँ वो आर्थर को किसी छोटे बच्चे की तरह बिना कपड़ों के एक जगह पर लेटे हुए, तो एक क्रॉस की निशान, तो एक जादुई तलवार, वहीं खुद को पानी में डूबते हुए और झाड़ियों में फंसा हुआ एक लड़की का हाथ और एक डरावनी शक्ल वाली लड़की को देखती है। वहीं दूसरी तरफ मर्लिन को भी यही विजन दिखाई देता है। आप सुबह होने पर नीमू धीरे से पिम को जगाती है और फिर आर्थर को वहाँ पर सोता हुआ छोड़कर पिम के साथ अपने कबीले की तरफ आगे बढ़ने लगती है। लेकिन यहाँ आने पर वो देखती है कि कुछ रेड पैलाडिन्स ने उनके कबीले पर हमला कर दिया है, जो सब देखकर नीमू अपनी माँ को ढूंढने लगती है, जिससे बीच पिम उससे अलग हो जाती है और फिर कुछ रेड पैलाडिन्स उसे नीमू के सामने ही उठाकर अपने साथ ले जाते हैं। साथ ही नीमू वहाँ पर स्क्विरल से भी मिलती है, जो उसे वहाँ से सुरक्षित भगा देती है। लेकिन तभी उसे कुछ रेड पैलाडिन्स देख लेते हैं, जो उसे जलाने ही वाले होते कि तभी कुछ फे लोग उन पर हमला करके नीमू को बचा लेते हैं। जिसके बाद नीमू अपनी जान बचाकर कबीले के मंदिर में पहुंचती है, जहाँ उसे अपनी माँ घायल हालत में जमीन पर पड़ी मिलती है। लेना और अब अपनी बेटी को यहाँ देखकर उसे मंदिर में छिपाई हुई एक जादुई तलवार देती है और फिर वो उसे इस तलवार को मर्लिन को ले जाकर देने को कहती है। पर तभी वहाँ पर एक रेड पैलाडियन आ जाता है, इसलिए अब लेना और नीमू को बचाने के लिए उससे लड़ने लगती है, जो फिर नीमू को वहाँ से भाग जाने को कहती है। लेकिन तभी वो रेड पैलाडियन नीमू के सामने ही लेनर को मार देता है, जिसके बाद नीमू उससे बचकर जंगल में भागने लगती है। लेकिन यहाँ पर कुछ भेड़िए उस पर हमला कर देते हैं, जिनसे अपनी जान बचाने के लिए नीमू उस जादुई तलवार को निकाल कर इस्तेमाल करती है और फिर वो उससे सारे भेड़ियों को एक एक करके मार देती है। वहीं दूसरी तरफ महल में इस घटना के बाद खून की बारिश होने लगती है और फिर आसमान से एक बिजली मर्लिन पर आकर गिरती है, जिससे मर्लिन बुरी तरह से झुलस जाता है और उसके शरीर पर जादुई तलवार का निशान बन जाता है। जिसी सीन के साथ ये एपिसोड 1 यहीं समाप्त हो जाती है। अब एपिसोड 2 की शुरुआत नीमू के बचपन से होती है, जहाँ छोटी नीमू जब सुबह जागती तो उसे कोई आवाज लगाकर जंगल में बुला रहा होता है। लेकिन जंगल में जाने पर एक काला भालू उस पर हमला करके उसे जख्मी कर देता है, जिससे नीमू चीखते चिल्लाते अपनी माँ लेनर को आवाज लगाती है। लेकिन लेनर उसे संपर्क करके उसे बताती कि वो समय रहते उस तक नहीं पहुंच पाएगी, इसलिए वो उसे आत्माओं को मदद के लिए बुलाने को कहती है। और अब नीमू के ऐसा करने पर एक बड़ा सा पत्थर उस भालू के सिर पर गिर जाता है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अब सीन वापस प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहाँ नीमू जंगल में स्क्विरल को ढूंढ रही होती है। तभी एक रेड पैलाडियन की नजर नीमू पर पड़ती है, जो उसे मारने की कोशिश करने लगता है। इसलिए अपनी जान बचाने के लिए नीमू अपने जादू का इस्तेमाल करती है, जिससे फिर बहुत सारी झाड़ें जमीन से बाहर निकलकर उस रेड पैलाडियन के शरीर के आर पार हो जाती है और फिर नीमू वहाँ से भाग निकलती है। वहीं अब फादर गार्डन और रेड पैलाडियंस का सबसे ताकतवर सिपाही विपिंग मॉम मिलकर हमले में बचे हुए फे लोगों को ढूंढ रहे होते हैं। तभी जंगल में उन्हें कुछ मरे हुए भेड़िए की लाशें मिलती है और फिर वहाँ मौजूद निशानों को देखकर विपिंग मॉम फादर गार्डन को बताता है कि इन सब भेड़ियों को एक ही अकेली लड़की ने मारा है। अब थोड़ा आगे बढ़ने पर उन्हें उनका एक साथी मिलता है, जो अब चारों तरफ से जड़ों से लिपटा होता है और काफी बुरी तरह से घायल होता है, लेकिन वो अब भी जिंदा होता है। वहीं विपिंग मॉम को वहाँ पर भेड़ियों के खून के निशान मिलते हैं, इसलिए वो फादर गॉर्डन को बताता है कि ये सब भी उसी लड़की ने किया है जिसने भेड़िए को मारा था, जो जानकर अब फादर गॉर्डन को काफी गुस्सा आता है। इसलिए वो नीमू को एक नया नाम देते हुए उसे वुल्फ ब्लड विच कहते हैं। साथ ही वो नीमू को किसी भी हालत में ढूंढने का आदेश देते हैं। वहीं दूसरी तरफ महल में खून की बारिश होने से किंग उतर बहुत गुस्से में होता है, जो मर्लिन से जाकर इसका कारण पूछता है, जिस पर अब मर्लिन उससे इन सब को ठीक करने के लिए थोड़ा वक्त मांगता है और फिर अपने कमरे का दरवाजा बंद करके महल से भाग जाता है। वहीं दूसरी तरफ विपिंग मॉम जंगल में छिपे हुए स्क्विरल को ढूंढ लेता है और फिर वो उसे एक चारे की तरह इस्तेमाल करता है। और जब उसके कुछ फेस आते स्क्विरल को बचाने वहाँ आते तो विपिंग मॉम एक एक करके उन सबको मार देता है, लेकिन वो स्क्विरल को नहीं मारता और उसे जिंदा छोड़कर वहाँ से चला जाता है।
अब अगले सीन में हम निमू को देखते हैं जो मॉलिन को ढूंढ रही होती है। जिसी बीच उसकी मुलाकात आर्थर से हो जाती है जो उससे मदद मांगने लगती है, लेकिन आर्थर के साथ वो शराब खाने वाले रेड पैलाडिन्स भी होते हैं जो निमू को पकड़ लेते हैं। लेकिन जब निमू जादुई तलवार को फिर से अपनी सुरक्षा के लिए अपने हाथों में लेती है तो उसे कुछ मंत्र सुनाई देने लगते हैं, जिसके बाद वो अपना काबू खो देती है और फिर वो एक रेड पैलाडिन का हाथ काटकर आर्थर के साथ जंगल में भाग जाती है। अब जंगल में आकर निमू आर्थर को बताती है कि रेड पैलाडिन्स ने उसका कबीला जला दिया और उसकी आंखों के सामने उसकी माँ को भी मार डाला, जो जानकर अब आर्थर उसे शांत करते हुए उसके घाव का इलाज करने लगता है। इसके बाद आर्थर निमू से उसकी जादुई तलवार मांगता है और थोड़ी दूर से हवा में चलाने के बाद उसे वो तलवार काफी अच्छी लगती है। आर्थर अब निमू को उसके तलवार के बदले में 50 सोने के सिक्के देने का ऑफर करता है, लेकिन निमू उसे बताते है कि ये तलवार मर्लिन नाम के एक आदमी को देनी है क्योंकि ये उसकी माँ की आखिरी इच्छा थी। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम मर्लिन को देखते हैं जो अब निमू के कबीले तक पहुंच चुका होता है, लेकिन यहाँ मंदिर में उसे लेनोर की लाश मिलती है जिसे देखकर वो काफी इमोशनल हो जाता है, जो अब उसकी लाश को वहाँ बनी पत्थर की एक टेबल पर रखकर प्रार्थना करता है। जिसके बाद वहाँ से बाहर आ जाता है और गुस्से में वहाँ पर लगी रेड पैलाडिन्स की निशानियों को तोड़ने लगता है। तभी वहाँ पर विडो नाम की एक लड़की उसे मिलने आती है जिसे शैडो लॉर्ड ने यहाँ मर्लिन से मिलने के लिए भेजा था। अब यहाँ विडो मर्लिन से कहती है कि तुमने हमसे झूठ कहा था कि जादुई तलवार अब नष्ट हो चुकी है। वो आगे ये भी याद दिलाती है कि तुम्हारे लिखी भविष्यवाणी के मुताबिक जिसके पास वो जादुई तलवार होगी वही राजा कहलाएगा, और अगर वो तलवार पदरियों के हाथ लग गई तो ये बहुत बुरा होगा। जिस पर मर्लिन उसे बताता है कि मेरा सारा जादू अब उस तलवार ने ले लिया है, इसलिए अब तुम्हें ही अपने दिव्य दृष्टि से उस तलवार का पता लगाना पड़ेगा। जिसके बाद फिर विडो उसे बताती है कि तलवार अब तुम्हारे ही तरफ चलकर आ रही है, जो सुनकर अब मर्लिन उसे वादा करता है कि जैसे उसे वो जादुई तलवार मिलेगी वो उसे फे अग्नि में जलाकर खत्म कर देगा। लेकिन इसके लिए वो विडो से फे अग्नि रखने वाले आदमी का पता, तो वहीं फे अग्नि से भी ना जलने वाली मिट्टी और विडो का घोड़ा मांगता है। डीसी के साथ ये सीन यहीं कट हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ आर्थर निमू को एक चर्च में लेकर जाता है जहां सोते वक्त वो निमू की जादुई तलवार को चुरा लेता है, जिसके बाद वहां से जाते वक्त अपनी बहन इग्रिन से निमू का ख्याल रखने को कहता है। साथ ही वो उसे बताता है कि उसे किसी की अंतिम इच्छा को पूरा करना है और फिर वो तलवार लेकर वहां से निकल जाता है। जिसके साथ ही एपिसोड 2 यहीं समाप्त हो जाती है। अब एपिसोड 3 की शुरुआत में हम आर्थर के बचपन के समय को देखते हैं जहाँ आर्थर अपने एक दोस्त के साथ खेल रहा होता है। तभी वहाँ एक लड़की आकर आर्थर को बताती कि उसके पिता की हालत बहुत खराब है, और जब आर्थर अपने पिता से मिलने जाता है तो उसे पता चलता है कि कल रात को शराब खाने में कुछ गुंडे एक लड़की को परेशान कर रहे थे, जिसे बचाने के लिए आर्थर के पिता उनसे अकेले ही भिड़ गए और इस लड़ाई में वो बाद में बुरी तरह से घायल हो गए। अब अपने आखिरी समय में वो आर्थर को अपने पास बुलाकर उससे कहते कि तुम बड़े होकर एक महान योद्धा बनना और हमारे परिवार का नाम रोशन करना। जिसके बाद अब सीन वापस प्रेजेंट में शिफ्ट हो जाती है जहाँ हम आर्थर को घोड़े पर बैठकर अपने गाँव की तरफ जाते हुए देखते हैं। दरअसल उसके गाँव में तलवारबाजी की एक प्रतियोगिता होने वाली थी और आर्थर उसमें भाग लेकर उसे जीतना चाहता था ताकि इससे उसके परिवार का सम्मान बढ़े, जो उसके पिता की आखिरी इच्छा थी। इसलिए उसने निमू से इस जादुई तलवार को चुराया था। अब यहाँ से सीन चर्च में शिफ्ट होता है जहाँ अगली सुबह जागने पर निमू की मुलाकात सिस्टर आयरिस और आर्थर की बहन सिस्टर इग्रेन से होती है। अब जब निमू इग्रेन से अपनी तलवार के बारे में पूछती तो इग्रेन उसे बताती कि उसे आर्थर अपने साथ ले गया है, जो सुनकर अब निमू आर्थर को ढूंढने के लिए चर्च से बाहर आ जाती है। लेकिन यहाँ वो फादर कार्डन और बहुत सारे रेड पैलाडिन्स को देखती है जो आज चर्च में ही रुकने वाले थे, इसलिए वो उनसे छिपने के लिए वापस चर्च में आकर छिप जाती है, जहाँ छिपकर रहने में उसे इग्रिन और एबिस नोरा उसकी मदद करते हैं क्योंकि निमू ने नोरा से झूठ कहा था कि वह प्रेग्नेंट है। अब इसके बाद वो निमू को सिस्टर के कपड़े पहनाते हैं, जिसके बाद निमू को पता चलता है कि जिस रेड पैलाडियन को उसने जंगल में घायल किया था वो अब भी जिंदा है और इसी चर्च में उसका इलाज चल रहा है। उस रेड पैलाडियन की हालत बहुत खराब होती है, इसलिए निमू उसका इलाज करने के लिए कुछ जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करती है। लेकिन अब निमू की मौजूदगी की वजह से विपिंग मॉन्क को आभास होने लगता है कि चर्च में कोई फे जाति का इंसान मौजूद है, इसलिए वो फादर कार्डन को इस बारे में बताता है। इसीलिए फादर कार्डन एबेस नोरा से जाकर मिलते हैं और उन्हें कहते हैं कि वो चर्च के सभी सिस्टर्स को एक साथ मिलना चाहते हैं, और ऐसा कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। अब इसके बाद जब निमू इग्रेन को ढूंढ रही होती है तभी वो इग्रेन और उसकी गर्लफ्रेंड सीलिया की बात सुन लेती है, जिससे अब उसे पता चलता है कि इग्रेन और सीलिया एक दूसरे से प्यार करते हैं, जो चर्च के नियमों के खिलाफ है। लेकिन वो इग्रेन से वादा करती है कि वो उसके इस राज के बारे में किसी को नहीं बताएगी। अब इसके बाद जब सभी सिस्टर को नीचे चर्च में इकट्ठा किया जा रहा होता है तो निमू और इग्रेन
छुप जाते हैं। जिस दौरान निमू नोटिस करती कि इन रेड पैलाडिन्स के पास बाकी के बचे हुए फेक कबीले के नक्शे हैं और वो उनकी मदद से उन्हें भी ढूंढकर जलाने वाले हैं, इसलिए मौका देकर वो नक्शों को चुरा कर जला देती है। वहीं दूसरी तरफ जब चर्च में सभी सिस्टर्स इकट्ठा होती है और विपिंग मॉन्क उनकी जांच कर रहा होता है, तब आयरिस फादर कार्डन से एबेस नोरा की चुगली करते हुए उसे बताती है कि एबेस नोरा ने कल रात को एक लड़की को चर्च में पनाह दी थी और वो लड़की जंगल की तरफ से आई थी। जो जानकर फादर कार्डन अब जल्दी से जाकर निमू को ढूंढने लगते हैं, लेकिन इससे पहले ही इग्रिन और निमू चर्च से भाग चुकी होती है। अब इग्रिन निमू को एक गुप्त रास्ते से चर्च के बाहर ले जाती है और उसे आर्थर का पता बताकर उसे अलविदा कहकर वहाँ से चली जाती है। फिर अगले सीन में हम मॉलिन को देखते हैं जो किसी रुगान नाम के इंसान को ढूंढ रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ अपने गांव पहुंचने पर आर्थर को अपने बचपन का वो समय फिर से याद आने लगता है, जब उनके पिता के देहांत हो जाने पर उसके अंकल एक्टर ने उसे कहा था कि तुम्हें ही अपने पिता के कर्ज को चुकाना होगा, और फिर उसकी आंखों के सामने उसकी बहन इग्रिन को जबरदस्ती चर्च भेज दिया गया। लेकिन उस समय आर्थर कुछ नहीं कर पाया था क्योंकि तब वो एक छोटा बच्चा था। अब सीन महल की तरफ शिफ्ट होता है जहाँ किंग ऊथर अपनी माँ से मिलने जाता है। ऊथर अपनी माँ को महल के कमरे में कैद कर रखा था क्योंकि उसने कई सालों पहले ऊथर के खाने में जहर मिलाकर उसे मारने की कोशिश की थी, लेकिन ऊथर की माँ उसे कहती कि मैंने खाने में जहर नहीं मिलाया था और मॉलिन ने तुम्हें मेरे खिलाफ भड़काया है। अब ऊथर उन्हें बताता है कि मॉलिन महल से भाग गया है, जिस पर अब उसकी माँ उसे सुझाव देती कि तुम्हें उसके खास सैनिक से पूछताछ करनी चाहिए क्योंकि उसे जरूर पता होगा कि मॉलिन कहाँ गया है। अब सीन वापस आर्थर पर शिफ्ट होता है जहाँ आर्थर अपने गाँव जाकर अपने अंकल एक्टर से मिलता है और उन्हें बताता है कि वो तलवारबाजी के मुकाबले में हिस्सा लेने आया है। लेकिन जब एक्टर उसकी तलवार देखकर बहुत इम्प्रेस होकर उससे इसके बारे में पूछते हैं तो आर्थर उनसे झूठ कहता है कि उसने एक अमीर महिला को कुछ गुंडों से बचाया था, जिसके बदले में उसने उसे ये तलवार दी है। अब इसके बाद वो दोनों शराब खाने में जाते हैं जहाँ आर्थर का वो रेड पैलाडिन साथी उसे ढूंढते हुए वहाँ पहुँच जाता है जिसका हाथ निमू ने काट दिया था, और अब वो यहाँ पर एक्टर को आर्थर की सारी सच्चाई बता देता है कि वो सिर्फ यहाँ वहाँ घूमकर गाने गाता फिरता है और ये तलवार उसने एक लड़की से चुराई है। जो सुनकर आर्थर को बहुत गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो इस तलवार से उसके एक साथी को ही मार देता है, जिसके बाद बाकी रेड पैलाडिन्स वहाँ आकर उसे गिरफ्तार कर लेते हैं और साथ ही वो अब उस जादुई तलवार को भी अपने कब्जे में ले लेते हैं। अब अगले सीन में हम मॉलिन को देखते हो जो एक शराब खाने में बैठा होता है और तभी विडो वहाँ उससे मिलने आती है, जो उसे अपने कल रात के विजन के बारे में बताते हुए कहती कि मैंने विजन में देखा है कि तुम्हें उस तलवार की वजह से बहुत दुख झेलने पड़ेंगे और ये सब तुम्हारे लिए मौत से भी बदतर होगा, इसलिए तुम्हें उस तलवार के बारे में भूल जाना चाहिए। लेकिन मॉलिन उसकी बात नहीं मानता, जिसकी बाद विडो मॉलिन को उसकी जरूरत का सामान देकर वहाँ से गायब हो जाती है। अब इसके बाद वो एक लड़की आकर मॉलिन को रुगान से मिलाने के लिए जमीन के नीचे बने खंड में ले जाती है जहाँ बहुत सारे बीमार लोग मौजूद होते हैं, और अब मॉलिन जैसे उन लोगों से कहता है कि मुझे अपने राजा के पास ले चलो तो वो लोग मॉलिन पर झपट पड़ते और फिर उसे वहाँ जमीन में बने एक गुप्त दरवाजे में ढकल देते। इसी के साथ ही एपिसोड 3 यहीं समाप्त हो जाती है। अब एपिसोड 4 की शुरुआत में हम इग्रिन को देखते हैं जो एक पत्थर से खुद को मारकर घायल कर लेती है और फिर चर्च वापस लौटकर फादर कार्डन से कहती कि निम्यू उसे घायल करके यहाँ से भाग गई है। अब इसके बाद इग्रिन देखती है कि रेड पैलाडिन्स एबेस नोरा को निम्यू की मदद करने के जुर्म में मौत की सजा देने के लिए जा रहे होते हैं, जहाँ वो ये सब देखकर नोरा को बचाने की कोशिश भी करती है, लेकिन वहाँ बहुत सारे रेड पैलाडिन्स होने के कारण वो कुछ नहीं कर पाती। अब जब सारे रेड पैलाडिन्स एबेस नोरा को अपने साथ चर्च ले जा रहे होते तो आयरिस फादर कार्डन से विनती करती है कि उसे भी एक रेड पैलाडिन बनाकर अपने साथ ले चले, लेकिन फादर कार्डन उसकी बात का कोई जवाब न देते हुए और हंसते हुए वहाँ से चले जाते। अब इसके बाद हम देखते हैं कि आयरिस को अब इग्रिन पर शक होने लगा है कि उसने निम्यू की भागने में मदद की है, इसलिए वो इग्रिन से सवाल करती है कि निम्यू ने सिर्फ तुम्हें घायल करके क्यों छोड़ दिया जबकि वो तुम्हें मार सकती थी, लेकिन इग्रिन इसका ठीक से कोई जवाब नहीं देती, जिससे आयरिस का शव अब यकीन में बदल जाता है। अब उसी दिन रात के वक्त अब इग्रिन की गर्लफ्रेंड इग्रिन को भी उसी गुप्त रास्ते से चर्च से बाहर निकाल देती है, और जाने से पहले इग्रिन अपनी गर्लफ्रेंड को भी उसके साथ आने की विनती करती है, लेकिन वो इग्रिन से कहती है कि ये चर्च ही मेरा घर है और उसके साथ आने से मना कर देती है। इसलिए अब इग्रिन मजबूरन खुद अकेले गुड बाय कहकर वहाँ से चली जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि इग्रिन के चर्च से चले जाने के बाद उसी रात को आयरिस पूरी चर्च को जला देती है, जिसमें चर्च की सभी सिस्टर्स मारी जाती है। और अब हम आयरिस का गुस्से से भरा हुआ रूप देखते हैं जो अपनी आंखों में एक अनजाना मकसद लिए वहाँ से चली जाती है। अब अगले सीन में हम निम्यू को देखते हैं जो अब
अब नदी को पार करते हुए जंगल में आ चुकी होती है, जहाँ उसकी मुलाकात डिजियर से होती है, जो फे जाति के लोगों को रेड पैलाडिन से बचाकर अपनी बग्गी में सुरक्षित जगह ले जाने का काम करता है। इसलिए अब निम्मी उसके साथ जाने का फैसला करती है। बग्गी में डिजियर निम्मी को अपनी पत्नी और बेटी से मिलवाता है। साथ में वो उसे उनके साथ निमोस नाम की जगह पर चलने को कहता है, जो फे लोगों के लिए सुरक्षित जगह है। लेकिन निम्मी डिजियर को आर्थर के गाँव का पता बताकर उसे वहाँ तक पहुँचाने को कहती है, जिसके लिए डिजियर तैयार हो जाता है। अब अगले सीन में हम एरॉन को देखते हैं, जिसकी शादी पिन से होने वाली थी। और जब एरॉन मछली पकड़ने के लिए अपना जाल लेने के लिए कमरे में आता है तो उसे वहाँ पिम मिलती है, जो बहुत डरी हुई थी और वहाँ छुप कर बैठी हुई थी। अब इसके बाद एरॉन उसे अपने घर लेकर जाता है और अपनी माँ से मिलवाता है। लेकिन उसकी माँ पिम को कल सुबह होने से पहले उनके घर से निकल जाने को कहती है, क्योंकि वो जानती है कि ये रेड पैलाडिन से बचते हुए यहाँ तक पहुंची है। जिस पर अब एरन अपनी माँ से कहता है कि पिम अब हमारे साथ ही रहेगी, क्योंकि मैं उससे शादी करने वाला हूँ। जो सुनकर पिम बहुत परेशान हो जाती है, क्योंकि वो एरन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और उससे शादी नहीं करना चाहती थी। लेकिन फिलहाल उसे रेड पैलाडिन से बचने के लिए घर चाहिए था, इसलिए वो इसका विरोध नहीं कर पाता। वहीं दूसरी तरफ अब हम मॉलिन को देखते हैं, जिसे रूगन की आदमी रूगन के सामने पेश करते हैं। और अब यहाँ हमें रूगन और मॉलिन की बातों से पता चलता है कि दोनों एक दूसरे को काफी अच्छे से जानते हैं। अब रूगन मॉली को बताता है कि वो भी रेड पैलाडिन से बहुत नफरत करता है, क्योंकि वो लोग उसके भिखारियों को पकड़कर उन्हें मार डालते हैं। इसके बाद अब मॉलिन उसे एक महान योद्धा का हार तोहफे में देता है, जिसकी मौत एक बड़ी जंग के दौरान हुई थी, जो देखकर रूगन बहुत खुश होता है। और फिर वो मॉलिन को अपने खजाने के कमरे में ले जाता है, जहाँ पर उसने उस योद्धा की लाश को अभी भी संभाल कर रखा था। जिसी कमरे में फे अग्नि भी जल रही होती है। अब वहाँ से बाहर आने के बाद रूगन और मॉलिन शराब पीने लगते हैं, और मॉलिन नशे में होने का नाटक करके चुपके से रूगन के पास से खजाने वाले कमरे की चाबी ले लेता है। और फिर वापस वहां जाकर विडो के दिए हुए मिट्टी के बर्तन में थोड़ी फे अग्नि चुराकर वहां से अपने घोड़े पर बैठकर निकल जाता है। अब अगले सीन में हम आर्थर को देखते हैं, जिसे कुछ रेड पैलाडियंस अपने साथ एक बग्गी में सजा देने के लिए ले जा रहे होते हैं। जिसी बग्गी में वो जादुई तलवार भी होती है, लेकिन यहाँ आर्थर चुपके से अपनी हथकड़ी खोल लेता है, जिसके बाद वो एक रेड पैलाडियन पर हमला करके वहाँ से भाग निकलता है और वापस अपने गाँव आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ डिजियर निम्यू को आर्थर के गाँव की सीमा पर छोड़कर वहाँ से आगे बढ़ जाता है, जिसके बाद निम्यू गांव के अंदर आर्थर को ढूंढने लगती है। अब थोड़ी देर बाद जब उसे आर्थर मिल जाता है तो वो बड़े गुस्से में उस पर चाकू रखकर उससे अपनी तलवार मांगती है, जिस पर आर्थर उसे बताता है कि वो तलवार अब रेड पैलाडियंस के पास है, जो उसे जंगल के रास्ते ले जा रहे हैं। अब ये सब जानने के बाद निम्यू आर्थर से उसको वहाँ लेकर चलने को कहती है, जिस पर आर्थर उसे समझाने लगता है कि वापस जंगल में जाना बहुत खतरनाक हो सकता है। लेकिन निम्यू को किसी भी कीमत पर वो तलवार चाहिए थी, इसलिए मजबूर होकर आर्थर को उसे वहाँ लेकर जाना पड़ता है। जहाँ जाने पर निम्यू को रास्ते में डिजियर की बग्गी मिलती है। वो देखते हैं कि डिजियर, उसके परिवार और उसके साथ जा रहे फे लोगों को रेड पैलाडियंस ने मार डाला है, जो देखकर निम्यू बहुत दुखी हो जाती है। ऊपर से तभी अचानक से उसे कुछ फुसफुसाने की आवाज सुनाई देने लगती है, और फिर वो उस आवाज की तरफ बढ़ने लगती है। जहाँ आगे जाकर वो देखते हैं कि रेड पैलाडियंस की खाली पड़ी हुई बग्गी में उसकी जादुई तलवार रखी हुई है। अब जैसे ही निम्यू उस तलवार को उठाती है तो वो फुसफुसाने की आवाज बंद हो जाती है। लेकिन अब जैसे वो उस तलवार को अपने हाथ में पकड़ती है तो अचानक से उसका गुस्सा बहुत बढ़ जाता है, इसलिए वो पास ही में नदी में नहा रहे रेड पैलाडियंस को एक एक करके मार डालती है। लेकिन उनमें से आखिरी बचा हुआ रेड पैलाडियन पीछे से आकर निम्यू को पकड़ लेता है और उसे नदी में डुबाकर जान से मारने की कोशिश करता है। पर तभी वहाँ आर्थर भी आ जाता है, जो उस रेड पैलाडियन को मारकर निम्यू को बचा लेता है। इसके बाद अब वो दोनों छुपने के लिए एक सुरक्षित जगह ढूंढने लगते हैं, जिस दौरान जंगल में उन्हें एक फे जाति की छोटी बच्ची छिपी हुई मिलती है, जो रेड पैलाडियंस के हमले में बच गई थी। और अब जब निम्यू उस बच्ची और आर्थर के साथ जंगल में आगे बढ़ने लगती है, तभी उसे जंगल में कुछ संकेत दिखाई देते हैं, जो फे भाषा में बने होते हैं और किसी जगह का रास्ता बता रहे होते हैं। और अब जब निम्यू इन संकेतों की दिशा में आगे बढ़ने लगती है तो वो अंत में निमोस नाम की जगह पर पहुंच जाते हैं, जहाँ कई सारे फे लोग छुपकर रह रहे होते हैं। जिसी के साथ ये एपिसोड 4 यहीं समाप्त हो जाती है। अब 5th एपिसोड की शुरुआत में हमें सीरीज के नए कैरेक्टर आइस किंग को देखते हैं, जो किंग ऊथर के एक सिपाही की गर्दन को एक ही बार में उसके शरीर से अलग कर देता है, और फिर जिंदा बचे हुए दूसरे सिपाही को कहता है कि तुम अपने राजा ऊथर से जाकर कह दो कि अब उसके राज्य पर कब्जा करने के लिए आइस किंग आ गया है। जीसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हम नीमू को देखते हैं, जो सो रही होती है, और जब वो जागती है तो देखती है कि आर्थर उसके सामने ही बैठा है और उसे देख रहा है। अब आर्थर निम्यू से कहता है कि यहाँ के लोगों को शायद मैं पसंद नहीं हूँ, क्योंकि मैं एक इंसान
परेशान हूँ। फिर तभी वहाँ पर इग्रेन आ जाती है, जिसे देखकर निम्यू बहुत खुश होती है और उसे गले लगा लेती है। अब इसके बाद निम्यू इग्रेन को बताती है कि उसे ये जादुई तलवार मेलिन को देनी है और फिर निम्यू मोलिन को ढूंढने के लिए इग्रेन से कहती है, जिसके साथ सीन शिफ्ट होता है और हम मोलिन को देखते हैं जो जंगल के रास्ते कहीं जा रहा होता है। तभी रास्ते में किंग ऊथर के सैनिक उसे घेर लेते हैं, जिन्हें देखकर मली बड़ी ही चालाकी से अपने घोड़े को वहाँ से भगा देता है, जिसके बाद सैनिक उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। आप सीन शिफ्ट होता है और हम फादर कार्डन को देखते हैं जो चर्च के पोप एबेल से मिलने आए होते हैं। लेकिन कार्डन से मिलने के बाद पोप एबेल उस पर बहुत गुस्सा होते हैं क्योंकि वुल्फब्लड विच की वजह से उनके कई रेड पैलाडिन साथी मारे गए थे, फिर भी वो उसे पकड़ने में नाकाम रहा। इसलिए अब पोप फादर कार्डन को धमकी देता है कि अगर उसने जल्दी वुल्फब्लड विच को नहीं पकड़ा तो वो रेड पैलाडिन्स की कमांड ट्रिनिटी गार्ड्स के हाथों में दे देगा। इसीलिए अब पोप से मिलकर आने के बाद फादर कार्डन वीपिंग मॉन्क पर बहुत गुस्सा होता है और उसे किसी भी हालत में वुल्फब्लड विच को ढूंढने को कहता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम आयरिस को देखते हैं जो रास्ते में कुछ रेड पैलाडियंस को देखकर उनके पास जाती है और वो उनसे कहती है कि उसे भी रेड पैलाडियन बनना है। जो सुनकर वो सभी आयरिस का मजाक उड़ाते हुए उससे कहते हैं कि अगर तुम्हें रेड पैलाडियन बनना है तो तुम्हें इसके लिए वुल्फब्लड विच को मारकर उसका सिर लाना होगा। और ये सुनकर आयरिस कुछ सोचते हुए वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम निमू को देखते हैं जिसे आइग्री ने एक पत्र दिखाती है जो उसने मोलिन को देने के लिए वुल्फब्लड विच यानी कि निमू की तरफ से लिखा था। इस पत्र में लिखा था कि अगर मोलिन किंग ऊथर से कहकर फे लोगों की रेड पैलाडिन से हिफाजत का वादा करेगा तो निमू उसे वो शैतान के दांत से बनी हुई जादुई तलवार दे देगी। अब यहाँ से सीन समुद्र में शिफ्ट होता है जहाँ हम देखते हैं कि जिस जहाज में पिम छिपी हुई थी वो दरअसल समुद्री लुटेरों की जहाज थी और अब उन्होंने पिम को पकड़ लिया होता है, जिसके बाद उनके लीडर रेड स्पीयर पिम को समुद्र में फेंकने को कहती है। लेकिन पिम को बचाने के लिए डॉफ सबसे झूठ कहता है कि पिम एक चिकित्सक है और हमें घायल होने के दौरान उसकी मदद की जरूरत पड़ सकती है, इसलिए अब लूनाइट भी पिम को जिंदा रखने का फैसला करती है। वहीं दूसरी तरफ वाइग्रेन नीमू को युवा नाम के एक बूढ़ी जादूगरनी की गुफा के पास लेकर जाती है और वो नीमू को बताती है कि सिर्फ येवा ही मोलिन का पता लगाकर तुम्हारा संदेश उस तक पहुंचा सकती है। अब इसके बाद नीमू येवा की गुफा के अंदर जाकर उससे मोलिन का पता पूछती है, जहाँ मोलिन का नाम सुनकर येवा बहुत गुस्सा हो जाती है क्योंकि वो किसी अनजान कारण की वजह से मोलिन से बहुत नफरत करती थी। लेकिन अब नीमू के काफी विनती करने पर वो मोलिन तक उसका संदेश पहुंचाने के लिए मान जाती है। अब सीन महल में शिफ्ट होता है जहाँ किंग ऊथर बहुत गुस्से में होता है और वो अपनी माँ लूनाइट को बताता है कि आइस किंग ने उसकी 3 बंदरगाहों पर कब्जा कर लिया है और वो अब उनका राज्य हथियाना चाहते हैं। जो सब सुनकर लूनाइट किंग ऊथर को सुझाव देती है कि उसे अब रेड पैलाडिन से समझौता करके उनकी मदद से आइस किंग को वापस समुद्र की तरफ ढकेलना होगा। साथ ही उसे मोलिन को सबके सामने मौत की सजा देनी चाहिए जिससे किंग ऊथर की प्रजा और आइस किंग के मन में उसका डर पैदा हो सके। वहीं दूसरी तरफ हम आर्थर और नीमू को देखते जो गर्म पानी के एक तालाब में नहा रहे होते हैं। नीमू यहाँ पर आगे बढ़कर आर्थर को किस करने की कोशिश करती है, लेकिन आर्थर उससे कहता है कि मेरे ऊपर बहुत कर्जा है और मेरी जिंदगी मुसीबतों से घिरी हुई है, इसलिए मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। और फिर वो वहाँ से चला जाता है। अब इसके बाद हम किंग ऊथर को देखते जो मोलिन से मिलने कैद खाने में जाता है और उसे धमकाता है कि अगर उसने वो जादुई तलवार का पता कल सुबह तक नहीं बताया तो फिर कल सुबह ही उसे सबके सामने मौत की सजा दी जाएगी। जो इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद अब सीन जंगल में शिफ्ट होती है और यहाँ हम आयरिस को देखते हैं जिसने एक सुअर का शिकार किया होता है जो उसे पकाकर खा रही होती है। पर तभी वहाँ पर कुछ भूखे फे औरतें और बच्चे आ जाते हैं, इसलिए आयरिस उनको देखकर उन सबको खाना ऑफर करती है। अब खाना खाने के बाद वो फे लोग आयरिस को अपने साथ चलने को कहते हैं और फिर ये सीन यहीं कट हो जाती है। फिर अगले सीन में हम नीमू को देखते हैं जिसकी मुलाकात कोरा नाम के एक फे लड़की से होती है। नीमू उससे वहाँ बने एक चित्र के बारे में पूछती है जिस पर कोरा उसे बताती है कि ये चित्र उनके राक्षस ग्रीन नाइट का है जो फे लोगों को रेड पैलाडिन से बचाता है। इसके बाद अब कोरा नीमू को बताती कि कल रात यहाँ पर अमला नाम का एक फेस्टिवल मनाया जाएगा और फिर वो नीमू को कल रात फेस्टिवल में पहनने के लिए कुछ कपड़े देती है। अब सीन फिर से शिफ्ट होता है और हम मोलिन को देखते हैं जिसे सुबह होने पर किंग ऊथर के सिपाही मौत की सजा देने के लिए सबके सामने लाते हैं। लेकिन जैसे ही वो मोलिन का सिर उसके धड़ से अलग करने वाले होते तभी वहाँ पर एवा का भेजा हुआ बाज नीमू का पत्र लेकर आ जाता है और अब पत्र पढ़ने से किंग ऊथर को पता चल जाता है कि जादुई तलवार इस वक्त वुल्फब्लड विच के पास है और वो उसे सिर्फ मोलिन को देगी। दरअसल किंग ऊथर को आइस किंग को हराने के लिए जादुई तलवार चाहिए थी,
इसलिए उसे मजबूरन मर्लिन की मौत की सजा को कैंसिल करना पड़ता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि निमोस में फेस्टिवल शुरू हो चुका है, जहां आर्थर निम्यू से मिलकर उसे बताता है कि वो अब ये जगह छोड़कर अकेले ही यहाँ से जा रहा है। लेकिन निम्यू उससे कहती है कि आज रात यहाँ फेस्टिवल है और मैं चाहती हूँ कि तुम सिर्फ आज रात के लिए सब कुछ भूलकर मेरे साथ फेस्टिवल में चलो। इसलिए अब दोनों साथ में फेस्टिवल में जाते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि वो फे लोग आयरिस को भी अपने साथ इस फेस्टिवल में ले आए होते हैं, क्योंकि आयरिस ने उन्हें खाना देकर उनकी मदद की थी। साथ ही आयरिस को ये पता चल जाता है कि निम्यू ही वुल्फ ब्लड विच है, क्योंकि फेस्टिवल में सभी लोग उसे इसी नाम से बुला रहे होते हैं। अब इसके बाद निम्यू और आर्थर यहाँ पर साथ में डांस करते हैं और फिर एक दूसरे को किस करने लगते हैं। तभी निम्यू वहाँ पर स्क्विरल को देखती है, जिसे ग्रीन नाइट यहाँ बचा कर लाया था। अब निम्यू और स्क्विरल एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं। साथ ही अब वहाँ पर ग्रीन नाइट की एंट्री होती है और अब निम्यू देखती है कि ग्रीन नाइट कोई और नहीं बल्कि उसका पुराना दोस्त था, जो एक दिन अचानक कहीं गायब हो गया था। निम्यू उससे भी मिलकर बहुत खुश होती है और वो आर्थर और ग्रीन नाइट को एक दूसरे से मिलवाती है। लेकिन आर्थर यहाँ पर ग्रीन नाइट और निम्यू को साथ देखकर थोड़ा जेलस फील कर रहा होता है। आप अगले सीन में मर्लिन को देखते हैं, जो लूनेट से मिलने उसके कमरे में आता है और वो उसे शेयर करता है कि आज से कई साल पहले जब तुम्हें बच्चा हुआ था तब वो मरा हुआ था, लेकिन राज्य को चलाने के लिए तुम्हें एक वारिस चाहिए था, नहीं तो राज्य का शासन तुम्हारे हाथों से चला जाता। इसलिए उसी रात तुम एक किसान के घर गए, जिसके घर भी उसी रात को एक बच्चा पैदा हुआ था, और फिर तुमने उस किसान को बहुत सारे पैसे देकर वो बच्चा महल लेकर आए, जिसके बाद तुमने सबसे झूठ कहा कि ये बच्चा तुम्हारा है और फिर तुमने उसे उथर नाम दिया। साथ ही में तुमने उसकी असली माँ को भी मरवा दिया, जिससे किसी को ये सच कभी पता ना चल सके। लेकिन जिस दाई ने उस रात तुम्हारी डिलीवरी की थी वो अब भी जिंदा है और मेरे संरक्षण में। जो इतना कहकर मर्लिन वहाँ से चला जाता है। अब सीन वापस निमो में शिफ्ट होता है, जहाँ निमो ग्रीन नाइट को वो जादू तलवार दिखा रही होती है, पर तभी उसे बाहर से इग्रीन के रोने की आवाज सुनाई देती है। वहाँ जाने पर आर्थर निमो को बताता है कि इग्रीन का चर्च किसी ने जला दिया और उसमें इग्रीन की गर्लफ्रेंड की मौत हो गई है। जो सब जानने के बाद निमो इग्रीन को अपने साथ ले जाती है और उसे शांत करने की कोशिश करती है। अब इसके बाद निमो येवा की गुफा में जाती है, जहाँ येवा अपने जादू की मदद से मर्लिन और निमो को आत्माओं की दुनिया में एक दूसरे से मिलवाती है, जहाँ आत्माओं की मदद से निमो को पता चल जाता है कि मर्लिन ही उसका असली पिता है। जिसी सस्पेंस के साथ ये एपिसोड 5 यहीं समाप्त हो जाती है। अब एपिसोड 6 की शुरुआत में हम वीपी मॉन्ग को देखते हैं, जो फे लोगों के अनाज के खेतों को आग लगा देता है, जिससे उनका खाना खत्म हो जाए और वो खाने की तलाश में छिपी हुई जगहों से बाहर निकला है, जिससे फिर रेड पैलाडिन्स उनका शिकार कर सके। अब इसके बाद हम निमो को देखते हैं, जो मर्लिन से मिलने के लिए अकेले ही दक्षिण की पहाड़ियों पर जा रही होती है। लेकिन ग्रीन नाइट उसे समझाता है कि उसका वहाँ अकेला जाना सुरक्षित नहीं है। तभी आर्थर भी वहाँ जाता है और फिर दोनों ही निमो के साथ जाने के लिए आपस में झगड़ने लगते हैं, जिससे परेशान होकर निमो एक फे वॉरियर काजे और इग्रीन के साथ दक्षिण की पहाड़ियों की तरफ रवाना हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ महल में मर्लिन भी किंग ऊतर से इजाजत लेकर निमो से मिलने के लिए वहाँ से अकेला ही रवाना हो जाता है। और अब जंगल में पहुंचकर मर्लिन वीडो के घोड़े को ढूंढ लेता है और फिर उससे फे अग्नि वाला बर्तन लेकर उसे वापस वीडो के पास जाने को कहता है। पर तभी हम देखते हैं कि लूनेट अपने एक जासूस को मर्लिन के पीछे लगा देती है। वहीं दूसरी तरफ निमोस में एक लड़का मुगवान नाम के दूसरे लड़के को बुली करते हुए उसका खाना छीन रहा होता है। लेकिन तभी आर्थर वहाँ आकर मुगवान को बचाता है और उस लड़के को मार कर वहाँ से भगा देता है, जिसके बाद मुगवान आर्थर को अपना हीरो मानने लगता है और उससे तलवारबाजी सीखने के लिए विनती करने लगता है। तभी आर्थर का सामना ग्रीन नाइट से होता है और अब उन दोनों में निमो को लेकर बहस होने लगती है। लेकिन फिर एक बुजुर्ग फे वहाँ आकर दोनों को रोकता है और अपने पास बुलाकर उन्हें बताता है कि रेड पैलाडिन्स ने उनके अनाज का खेत जला दिया है, जिससे अब उनके पास अनाज की कमी पड़ने लगी है। इसलिए अब उन्होंने फैसला किया कि वो लोग अब मोइक्रेग नाम की जगह पर जाकर वहाँ से सामान लाएंगे। लेकिन आर्थर यहाँ सभी को समझाता है कि जरूर रेड पैलाडिन्स वहाँ पर हमारा शिकार करने के लिए तैयार बैठे होंगे, जो हम पर हमला कर सकते हैं। इसलिए हमें कम से कम 6 लोगों की टीम बनाकर वहाँ जाना चाहिए। बुजुर्गों को भी आर्थर की बात सही लगती है, इसलिए आखिर में आर्थर, ग्रीन नाइट और मुगवान 3 और फे लोगों के साथ मोइक्रेग जाने का फैसला करते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब निमो दक्षिण के पहाड़ियों के खदान तक पहुंचती है तो वो अकेले ही अंदर जाकर मर्लिन से मिलने का फैसला करती है और अब अंदर आने पर उसकी मुलाकात मर्लिन से हो जाती है। लेकिन तलवार देने से पहले निमो मर्लिन से सवाल करती है कि आखिर क्यों तुम मुझे छोड़कर चले गए थे, जिसके जवाब
ख्वाब में मर्लिन उसे खंडर में एक जगह पर लेकर जाता है और उसे बताता है कि इस जगह पर फेस्टा और मोरी नाम की दो प्रेमियों ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली थी, क्योंकि उनके कबीले वाले उनकी शादी नहीं होने देना चाहते थे। इसके बाद मर्लिन फेस्टा और मोरी की आत्माओं की मदद से नीमू को पास में ले जाता है, जहाँ नीमू देखते कि मर्लिन घायल हालत में बड़ी मुश्किल से उसके कबीले के मंदिर तक पहुंच जाता है और वहीं पर गिर जाता है। फिर कुछ देर बाद जब लेनोर की नजर मर्लिन पर पड़ती है तो वो उसे संभालती है, और तभी वो देखते कि मर्लिन के सीने में एक तलवार छिपी हुई है, जिसकी वजह से उसकी ये हालत है। अब लेनोर उस तलवार को निकालने का फैसला करती है, जहाँ अब मर्लिन ये देखकर लेनोर पर गुस्सा हो जाता है और वो उसे कहता है कि वो मरना चाहता है, इसलिए उसे अकेला छोड़ दे। लेकिन लेनोर उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती और उसके सीने पर चाकू से कट लगाकर तलवार को बाहर निकाल लेती है। इस समय फे लोग मर्लिन से बहुत नफरत करते थे, क्योंकि वो उनके लिए लड़ने के बजाय इंसानी राजाओं की गुलामी करता था, इसलिए लेनोर को उसे सबसे छुपा कर रखना पड़ता है। अब धीरे धीरे लेनोर और मर्लिन को एक दूसरे से प्यार होने लगता है और फिर इसके बाद नीमू वापस प्रेजेंट में आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ निमोस में स्क्विरल आयरिस को तीर चलाना सिखा रहा होता है और आयरिस उसे बताती है कि जब वो पैदा हुई थी तब उसके पिता ने उसकी माँ का गला दबाकर उसे मार डाला था, क्योंकि उसकी माँ ने एक लड़की को जन्म दिया था, जबकि उसके पिता को एक बेटा चाहिए था। अब सीन वापस शिफ्ट होता है, जहाँ मर्लिन अब नीमू को जादू सिखा रहा होता है, जिसके बाद नीमू अपने जादू से पास ही खड़े सूखे हुए सेब के पेड़ को फिर से हरा भरा कर देती है। जिसी के बाद अब नीमू मर्लिन से सवाल करती है कि आखिर लिनो ने उसे तलवार के राज के बारे में क्यों नहीं बताया, जिसका जवाब देने के लिए मर्लिन उसे फिर से पास में ले जाता है, जहाँ नीमू देखती है कि जब मर्लिन को पता चला कि उसका जादू अब खत्म हो चुका है, क्योंकि उसके जादू को तलवार ने खुद में खींच लिया है, तो मर्लिन बहुत परेशान हो जाता है और फिर वो लेने के पास जाकर गुस्से में उसे अपनी तलवार मांगता है, जो आगे ये भी कहती कि वो तलवार अब उसे कभी नहीं देगी, क्योंकि ये तलवार उसे बर्बाद कर देगी। जो सुनकर मर्लिन लेनो को गुस्से में बुरा भला कहकर वहाँ से चला जाता है। फिर थोड़ी देर बाद जब मर्लिन का गुस्सा शांत होता है तो वो लेनर के पास आकर उसके बर्ताव के लिए माफी मांगता है, लेकिन लेनर उसे कहते कि अगर तुम मुझसे सच में प्यार करते हो तो यहाँ से चले जाओ और फिर कभी यहाँ मत आना। जिसके बाद मर्लिन वहाँ से चला जाता है। अब ये सब देखने के बाद जब नीमू वापस प्रेजेंट में आती है तो वो देखती है कि मर्लिन अब भी अपने पास की कुछ बुरी यादों में फंसा हुआ है, जिसके बाद नीमू मर्लिन की जादुई माला की मदद से उसके पास में जाती है। अब वहाँ जाने पर नीमू मर्लिन का भयानक रूप देखती है, जिसमें वो अपनी जादुई तलवार से मासूम लोगों को मार रहा होता है, जो सब देखकर नीमू को बहुत गुस्सा आ जाता है। इसलिए मर्लिन के होश में आने पर वो उसके गले पर तलवार रखकर उससे कहती कि तुमने मासूम लोगों की जान ली है, पर मर्लिन उसे समझाता है कि इस तलवार ने उसके बदले की आग को बढ़ाकर उसे बेकाबू कर दिया था, जैसा कि नीमू के साथ भी हुआ था, जहां उसने रेड पैलाडिन्स को मार डाला था। साथ ही अब मर्लिन ये भी शेयर करता है कि वो इस तलवार को नष्ट करना चाहता है, जिससे कोई भी इसका गलत इस्तेमाल ना कर सके। अब यहाँ वो नीमू को समझा ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर काजे और आइग्रीन आकर नीमू को बताते हैं कि किंग ऊटर के सैनिक यहाँ उन्हें पकड़ने के लिए आ चुके हैं, जो जानकर अब नीमू को लगता है कि मर्लिन ने उसे धोखा दिया है। मर्लिन उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता है, लेकिन नीमू उस पर भरोसा नहीं करती, इसलिए वो तलवार अपने साथ लेकर वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ जंगल में अब मोइक्रेक के नजदीक पहुंचने पर ग्रीन नाइट और बाकी के साथ अनाज लेने के लिए आगे जाने का फैसला करते हैं, जबकि आर्थर और मोगवान पानी ढूंढने के लिए वहीं रुकते हैं। अब यहाँ पर मोगवान आर्थर से कहता है कि वो उसका सेवक बनना चाहता है और उसे तलवारबाजी सीखना चाहता है, जिसके बाद आर्थर उसे वहाँ तलवारबाजी के कुछ दांव पे सिखाने लगता है, और तभी अचानक कहीं से एक तीर आकर सीधे मोगवान के गले पर लगता है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। तभी आर्थर देखता है कि ये तीर दूर खड़ा विपिंग मॉन्क चला रहा है, और अब विपिंग मॉन्क एक तीर आर्थर की तरफ भी चलाता है। जिसी सस्पेंस के साथ ये एपिसोड 6 यहीं समाप्त हो जाती है। अब एपिसोड 7 की शुरुआत में हम देखते हैं कि आर्थर विपिंग मॉन्क के तीर से बच जाता है, जिसके बाद दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन लड़ाई में विपिंग मॉन्क आर्थर पर भारी पड़ रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ मोइक्रेक पहुंचने पर ग्रीन नाइट और उसके साथियों पर रेड पैलाडिन्स हमला कर देते हैं, और अब सीन फिर से जंगल में शिफ्ट होता है, जहां विपिंग मॉन्क आर्थर को मारने ही वाला होता है, पर तभी वहां ग्रीन नाइट आकर आर्थर को बचा लेता है, और फिर दोनों विपिंग मॉन्क से बचते हुए एक पवन चक्की में आकर छिप जाते हैं, जहां उनके बाकी के फै साथी और अनाज रखा होता है। लेकिन तब तक रेड पैलाडिन्स पवन चक्की को चारों ओर से घेर लेते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और अब हम नीमू, इग्रेन और काजे को देखते हैं, जो किंग ऊटर के सिपाहियों से बचते हुए एक श्रापित लड़ाई के मैदान में आ जाती है, जहां इग्रेन नीमू को बताती कि आज से कुछ साल पहले यहाँ धुंध में फंसने की वजह से रोमन सैनिकों को भ्रम होने लगा, और फिर उन्होंने एक दूसरे को ही मारना शुरू कर दिया, जिसमें लगभग 20,000 रोमन सैनिक मारे गए, और तब से ये जगह श्रापित है। अब क्योंकि सैनिक उन लोगों का पीछा कर रहे होते, इसलिए वो पास ही मौजूद एक गुफा में जाकर छिप जाते। वहीं खंडर में हम देखते हैं कि सिपाहियों ने मर्लिन
को वहाँ बांध कर रखा होता है, लेकिन वो किसी तरह से अपने आप को आजाद करके वहाँ मौजूद एक सिपाही को घायल करके वहाँ से निकल जाता है। आप सीन फिर से जंगल में शिफ्ट होता है, जहाँ हम एक शिकारी पेलम को देखते हैं और वहीं रूगन की एक नौकरानी पेलम से मिलने आई होती है, जो पेलम को बताते है कि अगर वो मर्लिन का शिकार करके उसे जान से मार देगा तो रूगन उसे इनाम में 10 हीरो से भरे हुए बक्से देगा। साथ ही पेलम को जो मर्लिन से बदला लेने था वो भी पूरा हो जाएगा, जिसके लिए पेलम मान जाता है और फिर वो सीधे मर्लिन की तलाश में निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ नीमू, इग्रिन और काजे को गुफा की दीवारों पर कैलिच नाम की एक चुड़ैल का चित्र बना हुआ मिलता है, जो किसी मकड़ी की तरह लग रही होती है। आप थोड़ा और आगे बढ़ने पर उन्हें एक बड़ी सी खाई मिलती है, जहाँ आगे जाकर रास्ता बंद हो गया था। अब यहाँ पर नीमू को फिर से वो पल याद आने लगते, जब उसने पास में जाकर मर्लिन का वो शैतानी रूप देखा था, और फिर इससे ही नीमू को उस तलवार पर बहुत गुस्सा आता है, इसलिए वो उसे उस खाई में फेंक देती है। लेकिन ये तलवार बहुत कीमती थी और इसे इस तरह यहाँ नहीं छोड़ा जा सकता था, इसलिए अब इग्रिन नीमू और काजो को वापस गुफा के अंदर जाकर उसका इंतजार करने को कहती है और फिर खुद तलवार लाने के लिए सीढ़ियों से नीचे की तरफ जाने लगती है, जिसकी बाद ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब अगले सीन में हम रेड स्पीयर को देखते हैं, जो अपने सिपाहियों के साथ एक गांव को लूटने आई होती है, लेकिन गांव को लूटने पर उसे वहां कुछ खास सामान नहीं मिलता और इसी वजह से वो बहुत गुस्से में होती है। लेकिन पिम वहां पर रेड स्पीयर को आइडिया देती है कि उन्हें रेड पैलेडिन्स को लूटना चाहिए, क्योंकि उनके पास बहुत सा सोना है। इसलिए अब रेड स्पीयर ऐसा ही करती है, जिससे उसे वहाँ बहुत सारा सोना मिलता है, जिससे वो काफी खुश हो जाती है। अब अगले सीन में हम फिर से पवन चक्की को देखते हैं, जहाँ स्क्विरल ग्रीन नाइट का पीछा करते हुए पवन चक्की में आ जाता है। जीसी के साथ ही ग्रीन नाइट का एक साथी जो घायल हो चुका होता है वो विपिंग मॉन्क के कब्जे में आ जाता है, जिसके बाद वो उसे ग्रीन नाइट के सामने टॉर्चर करने लगता है और उसे बाहर आने की धमकी देता है, नहीं तो वो उसके साथी को मार डालेगी। इसलिए अब ग्रीन नाइट उसे बचाने के लिए बाहर जाकर सरेंडर करने का फैसला करता है। लेकिन जैसे ही ग्रीन नाइट दरवाजा खोलकर बाहर जाता है तो आर्थर उस घायल पे साथी को तीर मार देता है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। उसने ऐसा इसलिए किया ताकि ग्रीन नाइट उनके सामने सरेंडर ना करे और साथ ही वो उनके साथी को और ज्यादा टॉर्चर ना कर पाए। जिसके बाद अब हम मर्लिन को देखते जो उस दाई के घर जाता है जिसने लूनाइट की डिलीवरी की थी जब उसे मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ था, और फिर वो उससे कहता है कि अब सच्चाई सामने लाने का वक्त आ गया है, जिसके लिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। अब अगले सीन में हम इग्रिन को देखते जो नीचे खाई में जाकर तलवार को ढूंढ लेती है, लेकिन जैसे वो उसे लेकर ऊपर की तरफ जा रही होती है तभी वहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड कैली आ जाती है, जो चर्च के जलने के कारण अब मर चुकी थी। कैली को यहाँ देखकर इग्रिन बहुत इमोशनल हो जाती है, जो रोते हुए उसे गले लगा लेती है, जिसके बाद कैली उसे बताती है कि असल में मैं मर चुकी हूँ, लेकिन कैलियस ने मुझे तुमसे मिलवाने में मदद की है और उसने मुझे बताया कि आने वाले भविष्य में तुम सबसे महान जादूगरनी बनोगी और फिर तुम ये फैसला करोगी कि ये जादुई तलवार किसे मिलनी चाहिए। आगे वो ये भी बताती है कि कैलिस चाहती है कि तुम बेल टावर के बाहर खड़े मरे हुए आदमी की तलाश करो और बदले में कैलिस तुम्हें निम्यू, मर्लिन और शैडो लॉर्ड से भी ज्यादा ताकतवर बना देगी। जो इतना कहकर कैली उसके चेहरे को अपने हाथों से सहलाने लगती है और तभी उसके हाथों से एक छोटी सी मकड़ी निकलकर इग्रिन के मुंह में चली जाती है। तभी वहाँ पर काजे इग्रिन को आवाज लगाते हुए नीचे की तरफ आने लगती है और अब काजे की आवाज सुनकर कैली वहाँ से गायब हो जाती है। जिसके बाद काजे और इग्रिन तलवार लेकर ऊपर नीमू के पास जाते हैं और अब वो लोग वापस निमोस जाने का फैसला करते हैं। लेकिन तभी नीमू को विजन आता है जिसमें वो देखती है कि पवन चक्की जल रही है और आर्थर उसमें फंसा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ रेड पैलाडिन सच में पवन चक्की को आग लगा देते हैं, जिससे अब ग्रीन नाइट और आर्थर फैसला करते हैं कि वो सामने से जाकर रेड पैलाडिन्स का सामना करेंगे, जिससे उनके बाकी साथियों को भागने का मौका मिलेगा। पर बाहर निकलने से पहले ग्रीन नाइट आर्थर को बताता है कि नीमू मेरे लिए छोटी बहन जैसी है और अगर तुम यहाँ से जिंदा बच गए तो तुम उससे शादी कर सकते हो। जिसके बाद वो दोनों बाहर निकलकर रेड पैलाडिन से लड़ने लगते हैं, जिसी का फायदा उठाकर बाकी के फेल लोग वहाँ से बच निकलते हैं। पर अब साथ में नीमू भी वहाँ पहुँच जाती है, जो अपनी तलवार के जादू की मदद से एक धुंध का बवंडर पैदा करती है, जिससे अब रेड पैलाडिन को दिखाई देना बंद हो जाता है। और फिर इसी का फायदा उठाकर काजे, ग्रीन नाइट और आर्थर को वहाँ से सुरक्षित बाहर निकाल लाती है। अब अगले सीन में हम मर्लिन को देखते हैं जो डाई को लेकर सीधा आइस किंग के पास जाता है और उसे आइस किंग उत्तर की सारी सच्चाई बता देता है और साथ ही इस लड़ाई में उसकी मदद करने का वादा करता है, जिससे अब हमें यहाँ पता चलता है कि आइस किंग भी पेंड्रैगन वंश का है और जो बच्चा लूनाइट को मरा हुआ पैदा हुआ था वो रिश्ते में आइस किंग का चचेरा भाई था। वहीं दूसरी तरफ रेड स्पीयर फिर से रेड पैलाडिन को लूटने का प्लान बनाती है और इस बार वो अपने साथ पिम को भी लड़ाई के लिए लेकर जाती है, जिस वजह से पिम बहुत घबराई होती है। इसलिए डॉ पिम को अपना एक लकी लॉकेट देता है और उससे वादा करता है कि वो उसकी सुरक्षा करेगा। अब इसके बाद वो सब घात लगाकर रेड पैलाडिन्स के ठिकाने की तरफ
बढ़ रहे होते, लेकिन इस बार रेड पैलेडिन्स उनके लिए तैयार थे। जो लोग अब रेड स्पेल लुटेरों पर अचानक से पीछे से हमला कर देते, जिसमें पिम बुरी तरह से फंस जाती है। अब अगले सीन में हम नीमू और बाकी सबको देखते, जो सब सुरक्षित निमोस पहुंच चुके होते, जहां आकर नीमू अपने फे लोगों का हौसला बढ़ाने के लिए अपनी जादुई तलवार निकालती है और उसे हवा में लहराते हुए ये कहती कि ये तलवार हमारे फे जाति की सबसे बड़ी ताकत है और मैं वादा करती हूँ कि इसकी मदद से मैं फे लोगों की आजादी उन्हें वापस दिलाकर रहूंगी। जीसी जबरदस्त भाषण के बाद वहाँ मौजूद सभी लोग नीमू को फे क्वीन कहकर बुलाते और उसके नाम के नारे लगाने लगते। अब आखिरी सीन में हम इग्रीन को देखते जो वहाँ बिल्कुल शांत खड़ी होती है और तभी हम देखते कि वो छोटी मकड़ी अब भी उसके शरीर में मौजूद है। जीसी सस्पेंस के साथ फिर ये एपिसोड 7 यहीं समाप्त हो जाती है। अब 8th एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि फे लोगों की तलाश करते हुए विपिंग मोंग अब निमोस के नजदीक पहुंच जाता है, लेकिन उसे इस तरफ आते हुए एक फे लड़की देख लेती है। फिर से निमोस में शिफ्ट होता है जहां आर्थर अब नीमू और ग्रीन नाइट को डूना नाम की एक लड़की से मिलवाता है जो रेशम, मसालों और इंसानों की स्मगलिंग का काम करती थी। अब डूना उन सबको बताती है कि आज से 6 दिनों बाद 3 जहाज आने वाले, जिनमें वो फे लोगों को सुरक्षित जगह पर ले जा सकती है। अब नीमू बाकी लोगों को इसके बारे में बता रही होती है, लेकिन तभी वो फे लड़की भागते हुए वहाँ आती है जो सबको खबर कर देती है कि रेड पैलेडिन्स की सेना उनके ही तरफ बढ़ रही है। जो जानकर अब नीमू फैसला करती है कि सभी फे लोगों को ये जगह जल्दी से जल्दी खाली करनी होगी, नहीं तो रेड पैलेडिन्स यहाँ पहुंचकर उन सभी को मार डालेंगे। साथ ही अब उन्हें ऐसी सुरक्षित जगह चाहिए थी जहाँ वो जहाज के आने तक अगले 6 दिनों तक सुरक्षित रह सके। इसलिए वो पास ही के ग्रेमेर किले पर हमला करके उस पर कब्जा करने का प्लान बनाने लगती है, जो दरअसल आर्थर का ही गाँव होता है। वहीं दूसरी तरफ आइस किंग की बेटी इडीज दाई के साथ मिलकर किंग ऊथर की जनता को उसका राज बताकर जनता को ऊथर के खिलाफ भड़का रही होती है। अब सीन जंगल में शिफ्ट होता है जहाँ मर्लिन और आइस किंग को साथ में देखते हैं। मर्लिन यहाँ आइस किंग से सौदा करता है, जिसके हिसाब से मर्लिन ने उसे राजा की दाई दी थी और इसके बदले में अब मर्लिन आइस किंग को नीमू की हिफाजत करने को कहता है। पर अब ये दोनों बात कर ही रहे होते कि तभी मर्लिन देखते हैं कि आइस किंग ने यहाँ फादर कार्डन और रेड पैलेडिन्स को भी बुला लिया है, जिन्हें वहाँ देखकर मर्लिन थोड़ा नाराज हो जाता है। फिर अगले सीन में हम किंग ऊथर को देखते हैं जो बहुत गुस्से में होता है, जो लूनेट को बताता है कि आइस किंग की बेटी इडीज सारे राज्य में ये झूठी अफवाह फैला रही है कि मैं एक मामूली किसान का बेटा हूँ। जिस पर लूनेट उसे बताती है कि एडिस जो कुछ भी लोगों को तुम्हारे बारे में बता रही है वो सब कुछ सच है। दरअसल उस रात को मुझे मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ था, लेकिन मुझे इस राज्य पर अपना शासन करने के लिए एक उत्तराधिकारी चाहिए था, इसलिए मैंने तुम्हें किसान के घर से गोद ले लिया था। जो जानकर उतर को बहुत दुख होता है, जो दुख के कारण रोने लगता है। वहीं दूसरी तरफ फादर कार्डन आइस किंग से कहता है कि आपको चुनाव करना होगा कि आपको रेड पैलेडिन्स की मदद चाहिए या फे लोगों की, और इसके लिए आपके पास कल सुबह तक का वक्त है। जो कहकर वहाँ से चला जाता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि सुबह होते ही विपिंग मोंग रेड पैलेडिन्स के साथ मिलकर निमोस को घेर लेते, लेकिन तब तक नीमू और फे लोग यहाँ से जा चुके थे। अब अगले सीन में हम निमो को देखते हैं जो ग्रेमेर के कुछ रेड पैलेडिन सैनिकों को अपने पीछे लगाकर जंगल में ले जाती है और फिर तलवार की मदद से उन्हें मार गिराती है। पर अब मरते हुए सैनिकों की चीखें सुनकर बाकी सैनिकों का ध्यान भटक जाता है और अब वो सभी जंगल की तरफ भागने लगते हैं, जिसके बाद निमो सीधे किले के अंदर आकर अकेले ही सभी सैनिकों से लड़ने लगती है, जिससे सैनिकों का ध्यान भटक जाता है। जीसी का फायदा उठाकर फे लोग चुपके से ग्रेमेर में घुसकर सभी सैनिकों को घेर लेते हैं, जिसके बाद उन सबको सरेंडर करना पड़ता है और इसी के साथ किले पर नीमू का कब्जा हो जाता है। पर साथ ही हम देखते हैं कि तलवार की जादू का ज्यादा इस्तेमाल करने के कारण नीमू कमजोर पड़कर बेहोश हो जाती है। आयरिस अब यहाँ नीमू को मारने की कोशिश करती है, लेकिन नीमू के पास ग्रीन नाइट खड़ा होता है, इसलिए आयरिस कुछ नहीं कर पाती। अब अगले सीन में जब नीमू को होश आता है तो वो देखती है कि पिम वहाँ उसके पास बैठी है और फिर पिम उसे बताती है कि रेड पैलेडिन्स ने उसे और उसके लुटेरे साथियों को पकड़कर इसी किले में कैद कर रखा था, लेकिन जब फे ने इस किले को जीत लिया तो उन्होंने उसको फिर से आजाद कर दिया। फिर हम इग्रीन को देखते हैं जिसे ग्रेमिर के बेल टावर के बाहर एक मरा हुआ आदमी दिखाई देता है और जब वो टावर के अंदर जाती है तब वो देखती है कि वहाँ एक घायल रेड पैलेडियन पड़ा हुआ है, जिसके बाद वो वहीं उसके पास बैठ जाती है। लेकिन थोड़ी देर बाद ही वहाँ विडो आती है जो सिर्फ इग्रीन को ही दिखाई दे रही थी। अब इसके बाद वो देखती है कि विडो उस घायल रेड पैलेडियन के मरने के बाद उसकी आत्मा को अपने साथ ले जाती है। वहीं दूसरी तरफ पिम नीमू को अपने साथ डॉफ के पास लेकर जाती है जो बहुत ज्यादा घायल होता है और वो उसे अपने जादू से डॉफ को ठीक करने के लिए कहती है। नीमू का जादू भी काफी कमजोर होता है, फिर भी वो डॉफ को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन डॉफ की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है जो जिंदा नहीं बच पाता। फिर अगले सीन में हम ऊथर को देखते हैं जो लूनेट के कहने पर फादर कार्डन के साथ मिलकर आइस किंग और फे लोगों से लड़ने का फैसला करता है। वहीं दूसरी तरफ एडिस आइस किंग को नीमू के बारे में भड़काते हुए उसे बताते हैं कि अब सारे राज्य के लोग नीमू को फेक क्वीन के नाम से बुलाते हैं और उसके
उसके पास वो जादुई तलवार है जिस पर सिर्फ आपका हक होना चाहिए। दूसरी तरफ हम वीडो को देखते हैं जो मर्लिन से मिलने आती है और यहाँ वो मर्लिन को बताती है कि जल्दी नीमू की मौत होने वाली है, जो जानकर मर्लिन बहुत परेशान हो जाता है। इसलिए वो जल्दी से आइस किंग के पास जाकर नीमू की हिफाजत करने का उसका वादा याद दिलाता है। लेकिन यहाँ आइस किंग कहता है कि मैं नीमू की हिफाजत करूंगा लेकिन बदले में मुझे वो तलवार चाहिए और वही नीमू मेरे पास एक कैदी बनकर रहेगी। जो सुनकर अब मर्लिन गुस्से में वहाँ से नीमू से मिलने के लिए निकल जाता है। तभी हम वहाँ छुपे पेलेन को भी देखते हैं जो अब तक वहाँ पर छुप कर मर्लिन के वहाँ से बाहर निकलने का इंतजार कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ अब नीमू की इजाजत से ग्रे नाइट और काजे कुछ फे लोगों को ग्रेमेर में लाने के लिए जंगल में उनके घर तक जाते हैं। लेकिन यहाँ आकर वो देखते हैं कि उन सबको विपिंग मॉन्ग ने मार दिया होता है। साथ ही अब विपिंग मॉन्ग काजे पर हमला करके उसे घायल कर देता है, जिसके बाद अब वहाँ पर ग्रीन नाइट और विपिंग मॉन्ग के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ाई के दौरान ग्रीन नाइट को पता चल जाता है कि विपिंग मॉन्ग भी उसी की तरह एक फे है, लेकिन तब तक विपिंग मॉन्ग ग्रीन नाइट को आसानी से हराकर उसे बेहोश कर देता है। जो सब स्क्रूल एक पेड़ के पीछे छुपकर देख रहा होता है। आप सीन ग्रेमेर पर शिफ्ट होता है जहाँ टस नाम के फे कबीले का सरदार रोट नीमू के पास आकर उसे डूना का कटा हुआ सिर दिखाता है जो रेड पैलाडिन्स ने किले की दीवार से उनकी तरफ देखा था। और अब इसे देखकर नीमू समझ जाती है कि जो जहाज डूना उनकी मदद के लिए लाने वाली है वो अब कभी नहीं आएंगे और अब वो इस किले में फंस चुके हैं। इतने में ही घायल काजे भी वहाँ पहुँच जाती है जो नीमू को खबर करती है कि ग्रीन नाइट को विपिंग मॉन्ग ने पकड़ लिया है। और तभी किले का पहरेदार चिल्लाते हुए सबको बताता है कि एक बड़ी सेना उनके किले की तरफ बढ़ रही है। जिसे सुनकर नीमू जब किले की छत पर जाती है तो वो देखते हैं कि रेड पैलाडिन्स और किंग ऊथर की सेना मिलकर ग्रेमेर पर हमला करने के लिए आगे बढ़ रही है। जिसी सस्पेंस के साथ ये एपिसोड 8 यहीं समाप्त हो जाती है। अब एपिसोड 9 की शुरुआत में हम मर्लिन को देखते हैं जो तेजी से ग्रेमेर की तरफ बढ़ रहा होता है। तभी उसे कहीं से एक तीर आकर लगता है जिससे वो अपने घोड़े से गिर जाता है और तड़पने लगता है। इसके बाद वहाँ पर पेलेन आता है जो मर्लिन से कहता है कि रोगो ने मुझे तुम्हें मारने के लिए पैसे दिए थे, लेकिन ये काम मैं फ्री में भी कर देता क्योंकि तुमने एक बार मेरे पिता को अपने जादू से एक जानवर बना दिया था, जिसके बाद उन्हें अपनी सारी जिंदगी एक जानवर के शरीर में बितानी पड़ी। वो आगे ये भी कहता है कि जो तीर मैंने तुम्हें मारा है उसमें जहर लगा हुआ है, इसलिए अब तुम धीरे धीरे तड़पते हुए मरोगे। आप पहले मर्लिन को ये सब बता ही रहा होता है कि तभी मर्लिन मौका देकर अपने सीने में लगा तीर निकालकर पेलेन के गले में चुबो देता है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। और फिर इसके बाद वो जहर के असर को कम करने के लिए पास ही जल रहे कुछ कोयले खा लेता है, जिसके साथ ये सीन यहीं कट हो जाती है। वहीं अगले सीन में हम नीमू को देखते हैं जिसे खबर मिलती है कि किले में सिर्फ कुछ ही दिनों का खाना बचा है। और दूसरी तरफ हम एबॉर्ड को देखते हैं जिसे रोम के चर्च में फादर कार्डन की मदद के लिए ग्रेमेर भेजा होता है। फादर कार्डन यहाँ पर एबॉर्ड से ग्रेमेर किले के बारे में बता ही रहे होते हैं। जीतने में ही वहाँ पर विपिंग मॉन्ग घायल ग्रीन नाइट को अपने साथ लेकर आता है, जिसे देखकर फादर कार्डन बहुत खुश होता है और फिर वो ग्रीन नाइट से नीमू के बारे में जानकारी पता करने के लिए उसे सॉल्ट के पास भेज देता है। वहीं दूसरी तरफ मर्लिन ग्रेमेर पहुंचकर नीमू से मिलता है और वो उसे बताता है कि अगर तुम ये तलवार आइस किंग को दे दो और उसकी कैदी बनकर रहो तो वो तुम्हारी हिफाजत करने को तैयार है। लेकिन नीमू मर्लिन के इस ऑफर को मना कर देती है। वहीं दूसरी तरफ ऊथर धोखे से लूनेट को जहर दे देता है क्योंकि उसे पता चल चुका था कि उसकी असली माँ को लूनेट ने जहर देकर मार दिया था, जिससे अब लूनेट की वहीं पर मौत हो जाती है। फिर अगले सीन में किंग ऊथर का राजदूत नीमू के पास ऊथर का एक प्रस्ताव लाता है कि अगर नीमू उसे वो जादुई तलवार देकर उसके सामने आत्मसमर्पण करने को तैयार हो जाती है तो वो बदले में उसकी और बाकी फे लोगों की रक्षा करेगा, जिस प्रस्ताव को नीमू मान लेती है। वहीं दूसरी तरफ टस कबीले के कुछ लोग ग्रेमेर में रहने वाले एक आदमी को पीट पीट कर मार डालते हैं क्योंकि उसने रेड पैलाडिन्स की तरह ही अपने घर के बाहर एक बड़ा सा लाल क्रॉस बना रखा था। अब जब नीमू को इस बारे में पता चलता है तो वो उन फे लोगों को अपने पास बुलाती है और उन्हें समझाती है कि ग्रेमेर पर काफी समय से रेड पैलाडिन्स का कब्जा था और इसीलिए यहाँ के लोगों को अपने परिवार की रक्षा करने के लिए रेड पैलाडिन्स की रिवाजों को मानना पड़ता था, इसीलिए इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। इसलिए अब से तुम लोग इस बात को लेकर किसी मासूम इंसान को नहीं मारोगे। लेकिन तभी उनमें से एक फे लड़की नीमू की बातों को नजरअंदाज करते हुए उस पर हंसने लगती है, जो देखकर नीमू को बहुत गुस्सा आता है। इसलिए वो अपनी तलवार से उसके दोनों हाथ काट कर उन्हें कबीले के दरवाजे पर लटकाने को कहकर वहाँ से चली जाती है। अब नीमू को देखकर ऐसा लगने लगता है कि तलवार ने उसको अपने काबू में करना शुरू कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ हम एक रेड पैलाडिन्स को सॉल्ट में देखते हैं जिसकी दोनों आंखें सिली हुई होती है, जो ग्रीन नाइट को टॉर्चर कर रहा होता है। लेकिन काफी टॉर्चर करने के बाद भी ग्रीन नाइट फे लोगों की ग्रेमेर में बनाई जा रही रणनीति के बारे में कुछ नहीं बताता, इसलिए अब सॉल्ट थोड़ी देर उसको अकेला छोड़कर वहाँ से चला जाता है। अब सॉल्ट के वहाँ से जाने के बाद विपिंग मॉन्ग ग्रीन नाइट से मिलने वहाँ आता है और वो उसे सवाल करता है कि तुम जानते थे कि मैं भी एक फे हूँ, तो फिर तुमने ये बात बाकी रेड पैलाडिन्स को क्यों नहीं बताई? जिसके जवाब में ग्रीन नाइट कहता है कि सभी फे
वे मेरे भाई है और तुम बस गलत रास्ते में भटक गए हो। जो सुनकर विपिंग मॉन्क कुछ कहे बिना वहाँ से चला जाता है। अब अगले सीन में हम मॉलिन को देखते हैं जिसके शरीर में अब धीरे धीरे जहर फैल रहा होता है। तभी फिर वहाँ उससे मिलने निमू आती है जो उसे ऊटर के भेजे हुए प्रस्ताव के बारे में बताती है, लेकिन मॉलिन को ऊटर पर भरोसा नहीं होता, इसलिए वो निमू को एक बार फिर से आइस किंग के प्रस्ताव पर सोचने को कहता है। अब सीन फिर से रेड पैलेडिन्स के खेमे की तरफ शिफ्ट होता है जहाँ स्क्विरल ग्रीन नाइट का पीछा करते हुए उसे वहाँ ढूंढ लेता है और अब वो उसकी रस्सियाँ काटकर उसे आजाद करवाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन ग्रीन नाइट उसे रोकते हुए उसे कहता है कि टॉर्चर के कारण मेरी दोनों टांगे खराब हो चुकी है और इसलिए मैं तुम्हारे साथ यहाँ से नहीं भाग पाऊंगा। जिसके बाद वो स्क्विरल को वापस निमू के पास जाने को कहता है, लेकिन तब तक वहाँ पर सॉल्ट आकर स्क्विरल को पकड़ लेता है। वहीं दूसरी तरफ किंग ऊटर फादर कॉर्डन को बताता है कि वो ग्रेमर की लड़ाई जीतने के बाद निमू को चर्च के हवाले नहीं करेगा बल्कि अपने पास कैदी की तरह रखेगा। साथ ही वो निमू के शर्त के मुताबिक ग्रेमर के सभी फेल लोगों को जहाज की मदद से किसी सुरक्षित जगह पर पहुंचा देगा। जिस बात को लेकर फादर कार्डन और ऊटर के बीच में बहस शुरू हो जाती है, लेकिन नेबोर्ड फादर कार्डन को शांत करवाता है और फिर उसके साथ वापस अपने खेमे में आ जाता है। अब यहाँ आने पर सॉल्ट फादर कार्डन को बताता है कि उसने स्करल को भी पकड़ लिया है और अब फादर कार्डन सॉल्ट से स्करल को भी टॉर्चर करने को कहता है, लेकिन विपिंग मॉन्क इसका विरोध करते हुए कहता है कि ये सिर्फ एक छोटा बच्चा है। पर ये सुनने के बाद फादर कार्डन विपिंग मॉन्क को एक जोरदार थप्पड़ मारकर वहाँ से चला जाता है। अब सीन वापस ग्रेमर पर शिफ्ट होता है जहाँ निमू आर्थर को अपने कमरे में बुलाकर उसे कहती है कि मैंने किंग ऊटर का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है और कल सुबह जब मैं ऊटर के सामने अपने आप को सरेंडर करूंगी तब ये तुम्हारा जिम्मेदारी होगी कि तुम बाकी फेल लोगों को लेकर जहाज से किसी सुरक्षित जगह पर ले जाओ। आर्थर अब निमू को ऐसा करने से मना करता है, लेकिन निमू कहती कि फेल लोगों की जान बचाने के लिए जरूरी है। जिसके बाद अब वो दोनों रोते हुए एक दूसरे को किस करने लगते और फिर इंटीमेट भी हो जाते। वहीं दूसरी तरफ रात को एडिस फादर कार्डन के पास आती है और उसे बताती कि आइस किंग निमू को मारने में आपकी मदद करना चाहते हैं। जीसी सस्पेंस के साथ ये एपिसोड 9 यही समाप्त हो जाती है। अब एपिसोड 10 की शुरुआत में हम आयरिस को देखते हैं जो हथियार घर में से कुछ हथियार चुरा लेती है और फिर वहाँ पहरा दे रहे फे आदमी को मारकर उसे जला देती है। जिसके बाद वो चुपचाप महल के अंदर आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ मॉलिन निमू से कहता है कि तुम्हारे ऊटर के सामने आत्मसमर्पण करने से पहले मैं उसके पास जाकर खुद को उसके हवाले करना चाहता हूँ, क्योंकि ऐसा करने पर शायद वो मुझे मार देगा, जिससे उसे बहुत खुशी मिलेगी और फिर ऊटर का गुस्सा शांत भी हो जाएगा, जिसकी मदद से शायद वो तुम पर रहम करके तुम्हें बचा लेगा। इस पर अब निमू भावुक होते हुए मॉलिन से कहती कि मेरे लिए तुम्हें अपनी जान दांव पर लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मॉलिन कहता है कि अब उसका ये इरादा कोई नहीं बदल सकता। वहीं दूसरी तरफ जब इग्रीन निमू को ढूंढते हुए उसके कमरे में आती है तो उसे वहाँ पर विडो मिलती है और यहाँ विडो इग्रीन से कहती है कि तुम मुझे देख सकती हो, इसका मतलब कैलिज ने तुम्हें दिव्य दृष्टि दी है और अब तुम काली आत्माओं के वश में हो। जिसके बाद अब इग्रीन विडो से सवाल करती है कि तुम मरे हुए लोगों को लेने आती हो और तुम यहाँ निमू के कमरे में मौजूद हो, तो क्या तुम यहाँ निमू को लेने आई हो? अब उसका ये सवाल सुनकर विडो गुस्से में इग्रीन से कहती है कि तुम मेरे काम में दखल मत दो और फिर वो इग्रीन का गला पकड़कर उसे दीवार पर फेंक देती है। जीतने में ही वहाँ पर निमू आ जाती है, लेकिन उसके पास दिव्य दृष्टि ना होने की वजह से वो वीडियो को नहीं देख पाती। अब इसके बाद निमू इग्रीन को अपनी जादुई तलवार देकर एक गुप्त रास्ते के सहारे उसे किले से बाहर भेज देती है और फिर उसे तलवार की हिफाजत करने को कहती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि जहाज पर जाने के लिए सभी फे लोग तैयार हो चुके होते हैं और फिर पीमा और आर्थर निमू को अलविदा कहकर वहाँ से निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ मॉलिन अकेले ही किंग ऊटर से मिलने जाता है और वहाँ जाकर वो ऊटर को गुस्सा दिलाने के लिए उससे बदतमीजी से बात करने लगता है। जिसके बाद ऊटर गुस्से में अपनी सिपाहियों को इशारा करके मॉलिन को बुरी तरह से घायल करवा देता है और फिर उसे ले जाकर एक टेंट में मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। अब अगले सीन में जब आर्थर और बाकी लोग समुद्र के किनारे तक पहुंचते तो थोड़ी देर इंतजार करने के बाद उन्हें कुछ जहाज अपनी ओर आते हुए दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर वो लोग काफी खुश हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब महल में निमू अकेली होती है तो आयरिस इसका फायदा उठाकर उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहाँ एक सिपाही आकर निमू को आर्थर का संदेश देता है जिसमें लिखा था कि किंग ऊटर ने अपना वादा पूरा किया है और उसने जहाज भेज दी है। जो अब जानने के बाद निमू ऊटर के सामने आत्मसमर्पण करने के लिए निकल जाती है। अब अगले सीन में हम इग्रीन को देखते हैं जिससे जंगल में फिर से सीलिया दिखाई देने लगती है। सीलिया यहाँ इग्रीन से कहते हैं कि तुम्हें इस तलवार को कैलिज के मंदिर में ले जाना होगा ताकि वो तुम्हें इसे इस्तेमाल करना सिखा सके, लेकिन इग्रीन ऐसा करने से मना कर देती है क्योंकि ये तलवार निमू की अमानत थी। जिस पर अब सीलिया उसे कहती है कि तुम निमू को भूल जाओ क्योंकि उसके पीछे मॉर की बेटी विडो पड़ी है और अब उसका बचना नामुमकिन है। जो जानकर अब इग्रीन निमू को बचाने के लिए सीलिया को अकेला छोड़कर वहाँ से निकल जाती है। अब इसके बाद हम निमू को देखते हैं जिससे किंग ऊटर के सैनिक पकड़कर ऊटर के सामने पेश करते हैं, लेकिन मॉलिन को मारने की वजह से ऊटर बहुत खुश
होता है। साथ ही नीमू अपने साथ जादुई तलवार भी नहीं लेकर आई थी, लेकिन उत्तर को वो तलवार चाहिए थी और उसके बारे में सिर्फ नीमू को पता था। इसलिए उत्तर नीमू को फादर कॉर्डन को सौंपने के बजाय उसे अपने पास कैदी बनाकर रखने का फैसला करता है। पर तब तक इग्रिन भी यहाँ पहुंच जाती है, जहाँ आकर उसका सामना विडो से होता है। विडो अब गुस्से में उसका गला दबाकर उसे मारने की कोशिश करती है, जिसके बाद एनिमेशन की मदद से हमें दिखाया जाता है कि इग्रिन जादुई तलवार से विडो को मार देती है। अब सीन फिर से शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जैसे ही जहाज किनारे पर आते और फे लोग उन पर चढ़ रहे होते, तभी अचानक से आइस किंग की सेना उन लोगों पर हमला कर देती है, जिस हमले में लड़ते हुए रॉड की मौत हो जाती है और फे लोग कमजोर पड़ने लगते हैं। लेकिन तब तक वहाँ उनकी मदद के लिए रेड स्पीयर अपने साथियों के साथ पहुंच जाती है, जो सभी आइस किंग की सेना से लड़ने लगती है, क्योंकि किसी अनजान कारण की वजह से वो आइस किंग से बहुत नफरत करती थी। साथ ही ग्रेमेर पर कब्जा करके फे लोगों ने रेड स्पीयर को आजाद करवाया था और फिर इसी लड़ाई के दौरान आइस किंग की बेटी डैगमर मारी जाती है। वहीं दूसरी तरफ फादर कार्डन गुस्से में अपनी आदमियों से कहता है कि किंग उथर ने हमको धोखा दिया है और इसलिए अब अगर तुम्हें उसके सैनिकों को मारना पड़े तो मारो, लेकिन मुझे वुल्बर्ड विच ला कर दो। वहीं हम देखते हैं कि सॉल्ट स्क्विरल को टॉर्चर करने ही वाला होता है, लेकिन विपिंग वॉन्ग वहाँ आकर सॉल्ट को मार देता है और फिर वो स्क्विरल को आजाद करवा के वहाँ से निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम ग्रीन नाइट को देखते हैं, जिसकी बहुत ज्यादा टॉर्चर की वजह से मौत हो चुकी होती है और फिर कुछ सैनिक उसकी लाश को नीमू के पास फेंक कर वहाँ से निकल जाते हैं। अब ग्रीन नाइट की लाश देखकर नीमू बहुत ज्यादा भावुक हो जाती है और फिर वो अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे जादू से वापस जिंदा करने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से वहाँ आसपास एनर्जी का एक छोटा धमाका होता है। लेकिन ग्रीन नाइट का इस पर कोई असर नहीं होता, बल्कि नीमू बहुत ज्यादा ताकत इस्तेमाल करने की वजह से वहीं पर बेहोश हो जाती है। इतने में वहाँ पर रेड पैलाडिन्स हमला कर देते हैं और फिर वो नीमू को पकड़कर फादर कार्डन के पास ले जाने लगते हैं। लेकिन नीमू के वहाँ से जाते ही जमीन में से कुछ जड़ें निकलकर ग्रीन नाइट की लाशों को कवर कर लेती है। अब अगले सीन में हम विपिंग वॉन्ग और स्कॉल को देखते हैं, जिन्हें रास्ते में अबॉर्ड कुछ ट्रिनिटी गार्ड्स के साथ घेर लेता है। विपिंग वॉन्ग अब बड़ी मुश्किल से सभी ट्रिनिटी गार्ड्स को मार देता है, जिसे देखकर अबॉर्ड डर कर वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद विपिंग वॉन्ग काफी घायल होने के बावजूद किसी तरह से खुद को संभालते हुए घोड़े पर बैठकर स्क्विरल के साथ वहाँ से निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ जब फादर कार्डन नीमू को मारने वाला होता है कि तभी वहाँ बीच में विडो आ जाती है, जो नीमू को उसकी जादुई तलवार दे देती है, जिसकी मदद से नीमू एक ही बार में फादर कार्डन का काम तमाम कर देती है। और फिर वो देखती है कि विडो कोई और नहीं बल्कि इग्रीन है, जिसकी बाद इग्रीन नीमू से कहती है कि मैंने विडो को मार दिया और फिर वो खुद विडो बन गई, इसलिए अब मैं जानती हूँ कि मर्लिन जल्दी मरने वाला है। जो जानकर नीमू सीधे घायल मर्लिन के पास पहुंचती है और फिर नीमू और इग्रीन मर्लिन को लेकर वहां से निकल जाती है। लेकिन काफी घायल होने की वजह से थोड़ी दूर जाने पर मर्लिन थक कर एक जगह के पास बैठ जाती है। तभी नीमू देखती है कि आयरिस उसके सामने तीर और धनुष लेकर खड़ी है और फिर देखते ही देखते आयरिस नीमू को 2 तीर मार देती है, जिसकी वजह से नीमू के हाथ से जादुई तलवार छूट जाती है और फिर वो फिसल कर नदी में गिर जाती है, जो देख कर मर्लिन इमोशनल होकर चीखने चिल्लाने लगता है। जिस गुस्से में फिर वो उसी तलवार को अपने हाथ में पकड़ता है, जिसके बाद अब आसमान से जोरदार बिजली चमकने लगती है और फिर हमें मर्लिन का खतरनाक रूप दिखाया जाता है, जिसमें उसकी आंखों से बिजली निकल रही होती है, जिसे देखकर आयरिस घबराकर वहां से भाग जाती है। अब इसके बाद मर्लिन प्राचीन फे मंत्र पढ़ते हुए तलवार को हवा में लहराने लगता है और फिर आसमान बिजली को काबू करके उनका पीछा करके वहां आते हुए सभी पैलाडिन्स को मार देता है और इसी बिजली की वजह से आयरिस का थोड़ा चेहरा भी जल जाता है। अब इसके बाद मर्लिन इग्रिन को अपने पास बुलाकर तलवार को हवा में घुमाते हुए उसके साथ किसी अनजान जगह पर टेलीपोर्ट हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम विपिंग वॉन्ग और स्क्वेल को देखते हैं, जो कहीं जा रहे होते हैं और इस दौरान स्क्वेल उसे बताता है कि मेरा असली नाम पर्सिवल है और बदले में विपिंग वॉन्ग भी उसे बताता है कि उसका असली नाम लैंसेलॉट है। अब सीरीज के आखिरी सीन में हम आयरिस को देखते हैं, जो रोम के एक चर्च में होता है और अब पोबेबल उसे नीमू को मारने के नाम के बदले उसे एक ट्रिनिटी गार्ड बना देता है, जिसके बाद हमें नीमू का वही नदी में डूबने वाला सीन दिखाया जाता है जो हमें कहानी की शुरुआत में दिखाया गया था, जिसके साथ ही ये सीरीज 1 यही समाप्त हो जाती है। अब अगर आपको इसकी सीजन 2 की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। वहीं अगर आपको मेरी वीडियो जरा भी पसंद आती तो दोस्तों इसे लाइक जरूर करें, इससे मुझे बहुत मदद मिलती है। मिलते अगले एंटरटेनिंग वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।